Assalamu alaikum students. My name is Sadia Noor and I am psychology tutor. And my topic of presentation is personality disorders. Personality disorders को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली पर्सनालिटी है क्या. पर्सनालिटी हमारे पास इंड्यूरिंग एंड परसिस्टेंट पैटर्न्स है थॉट्स बिहेवियर्स एंड इमोशंस के, और इन्हीं की बेसिस पे हम एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से डिफ्रेंशिएट करते हैं, या यही वो क्राइटेरिया है जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, ओवर थिंक करता है, तो वो इसके यही सिम्टम्स या यही जो पैटर्न्स है वो उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं दूसरे इंडिविजुअल से. पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हमें DSM-5 TR कैटेगराइज करती हैं इनको 3 क्लस्टर्स में, क्लस्टर A, B, C, और डिफरेंट जो डिसऑर्डर्स है वो क्लासीफाई हुए हैं इन ईच ऑफ दीज क्लस्टर्स. जो हमारे पास पर्सनालिटी है वो हमारे पास लॉन्ग टर्म पैटर्न्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारे थिंकिंग, इमोशंस एंड बिहेवियर को, ऑलरेडी जो हमने बताया है. जो सिम्टम्स है वो हमारे पास पर्सनालिटी के, जो जितने भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं उनके जो जो सिम्टम्स हैं वो ये नहीं है कि टेम्प्रेरी होंगे, एपिसोडिक होंगे, वो परसिस्टेंट होते हैं. और जो डिफरेंट लाइफ के डोमेन्स है, सोशल है, पर्सनल है, ऑक्यूपेशनल है, उन सारों को अफेक्ट करती है, और उन्हीं की बेसिस पे हम इंडिविजुअल को डायग्नोज करते हैं कि इसको स्पेसिफिक काइंड ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर है. फिर अगर हम ऑनसेट की बात करें तो हमारे पास जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं वो एडोलेसेंट और अर्ली एडल्टहुड में मैनिफेस्ट होते हैं, और तभी हम इंडिविजुअल को डायग्नोस्ट करते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर. अगर हम जनरल क्राइटेरिया की बात करें जो कि हमें DSM-5 TR बताता है, उसको कैटेगराइज करते हैं इंटू क्राइटेरियन A, B, C, D, E, F. जो क्राइटेरिया ए है वो हमें ये बताता है कि एन इंड्यूरिंग पैटर्न ऑफ इनर एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर दैट डेविएट्स मार्कली फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन ऑफ इंडिविजुअल्स कल्चर. ये जो इंडिविजुअल कल्चर की बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी डिसऑर्डर्स हैं हम तभी उनको लेबल लगाते हैं किसी इंडिविजुअल को, या हम किसी इंडिविजुअल को डायग्नोज करते हैं विद स्पेसिफिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, और इसी बेसिस पे कि उसकी जो बिहेवियर है, जो इमोशंस है, वो जो थिंकिंग पैटर्न है वो उसके कल्चर के मुताबिक नहीं है, कल्चर से डेविएट करता है, या वो उस कल्चर में एक्सेप्टेबल नहीं है. जो हमारे पास ये पैटर्न है ये मैनिफेस्ट होगा इनटू 2 और मोर ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, कि उसका जो प्रॉब्लम है या तो वो कॉग्निशन में आएगा, या इफेक्टिविटी में आएगा, या इंटरपर्सनल और इम्पल्स कंट्रोल. अगर हम कॉग्निशन की बात करें तो कॉग्निशन ये होगा कि कैसे इंडिविजुअल सोचता है अपने बारे में, अपने सराउंडिंग के बारे में, क्या जो इवेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में. फिर अगर हम इफ़ेक्टिविटी की बात करें कि हाउ इमोशंस के, वो कैसे इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, हाउ वी एक्सप्रेस इमोशन, रेगुलेट हिज इमोशंस, इंटेंसिटी कैसी है, बहुत ज़्यादा हाई है या बिल्कुल लेबाइल मूड है, कुछ इमोशंस है ही नहीं, अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स करता है इमोशंस को या नहीं. इंटरपर्सनल फंक्शनिंग है. इंटरपर्सनल फंक्शनिंग यही है कि वो कैसे अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनके साथ इंटरेक्ट करता है, उसके बेसिस पे भी हम बता सकते हैं या हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं कि उसको ये स्पेसिफिक काइंड ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर है. फिर इम्पल्स कंट्रोल वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि कैसे वो अपने बिहेवियर्स को या इम्पल्सेस हैं उनको कंट्रोल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा. ये हमारे पास बहुत प्रोमिनेंट होता है, और इसी की बेसिस पे हम मोस्ट ऑफ द डिसऑर्डर जो है पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उनको हम इजीली जो है वो रूल आउट कर सकते हैं. तो अगर इनमें से किसी भी दो एरियाज़ में या फिर दो से ज़्यादा एरियाज़ में प्रॉब्लम होगा, फंक्शनिंग जो है वो इफ़ेक्ट होगी, तो हम कह सकते हैं कि हाँ मे बी उस इंडिविजुअल को किसी तरह की पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो. क्राइटेरिया भी हमें ये बताता है कि द इंडोरिंग पैटर्न इज़ इनफ्लेक्सिबल एंड परवेसिव अक्रॉस ए ब्रॉड रेंज ऑफ पर्सनल एंड सोशल सिचुएशन. कि ये जो पैटर्न है जो इनफ्लेक्सिबल है, परवेसिव है, लॉन्ग लास्टिंग है, परसिस्टेंट है, जो कि हमारे पास ब्रॉडर टर्म में पर्सनल और जो सोशल सिचुएशन है इंडिविजुअल को उसको इफेक्ट कर रहा है. ये सिर्फ नहीं होगा कि सिर्फ वो घर में उसके जो पेरेंट्स है, सिबलिंग्स है या स्पाउस है उनके साथ उसका रिलेशनशिप ठीक नहीं होगा, लेकिन सोशल सिचुएशन में लाइक होम, एट वर्क, विद फ्रेंड्स, इन पब्लिक, ठीक है, इन सारे जो डोमेन्स हैं इनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो होगी. वर्क प्लेस में हो गए तो उसके कोलीग्स जो है वो उसको नोटिसेबल करेंगे कि आपका ये बिहेवियर ठीक नहीं है, बॉस के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट होगा. होम में है फॉर एग्जांपल अगर बच्चा है तो वो सिबलिंग्स के साथ उसकी लड़ाई झगड़ा होगा, या पेरेंट्स के साथ उसका रिलेशनशिप नहीं होगा, फ्रेंड्स जो है वो मोस्टली उसकी कंप्लेन करेंगे. तो ये सारी जो पैटर्न्स हैं वो हमें उसके बिहेवियर में नज़र आएगा और डिफरेंट डोमेन्स में नज़र आएगा. क्राइटेरियन सी हमें यह बताता है कि द एंड्योरिंग पैटर्न लीड्स टू क्लिनिकल सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट इन सोशल, ऑक्यूपेशनल एंड अदर इंपॉर्टेंट एरियाज ऑन फंक्शनल.
जहाँ पर ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस की बात आती है तो इसका मतलब ये है कि उसके सिम्टम्स इतने इतने सवियर हैं या इस हद तक है कि वो डिस्ट्रेस काज कर सकते हैं या इम्पेयरमेंट काज करते हैं। फॉर एग्जांपल कि सोशल सिचुएशन में है तो पेरेंट्स उसको बाहर नहीं लेके जाते या वो खुद बाहर फ्रेंड्स के साथ नहीं जाता, क्योंकि उसका बिहेवियर ऐसा है या उसका वे ऑफ थिंकिंग ऐसे या उसके इमोशंस ऐसे हैं। ऑक्यूपेशनल की अगर हम बात करें तो अगर वो जॉब कर रहा है तो बॉस के साथ उसकी लड़ाई हो रही है या कोलीग्स के साथ हो रही है या ग्रुप वर्क में वो काम नहीं कर रहा, टीम वर्क में वो अच्छे से कोलाबरेट नहीं कर रहा। ये सारे जो माइनर माइनर सी चेंजेस होती हैं उनकी बिहेवियर में जो हमें शो कराती है कि हाँ मे बी इंडिविजुअल को किसी तरीके का कोई डिसऑर्डर है। और इम्पेयरमेंट ये होगा कि सिर्फ एक ही डोमेन में नहीं होगा, डिफरेंट डोमेन में होगा कि सोशल प्रॉब्लम्स भी होंगे, ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट भी होगी, अगर स्कूल में है तो कुछ पेपर्स में फ़ेल हो जाएगा या मार्क्स अच्छे नहीं लेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें बताती हैं कि हाँ वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस है। जितने भी डिसऑर्डर हैं उनके सिम्टम्स हमारे पास इस हद तक होने चाहिए कि वो डिस्ट्रेस काज करें, डिस्ट्रेस के अपने लिए भी और सराउंडिंग के लोगों के लिए भी। फिर क्राइटेरिया डी अगर हम बात करें तो वो ऑनसेट है। ऑनसेट को शो करता है कि द पैटर्न इज स्टेबल एंड लॉन्ग ड्यूरेशन एंड इट्स ऑनसेट कैन बी ट्रैक बैक एट लीस्ट टू एडोलेसेंट और अर्ली एडल्टहुड, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। अगर हम DSM-5 TR की बात करें तो वो हमें यही बताता है कि ये जितने भी जो पैटर्न्स हैं बिहेवियर के, इमोशंस के और थिंकिंग के, वो स्टेबल इंड्योरिंग होते हैं और ओवर टाइम जो वो और ज़्यादा परवेजिव होने लगते हैं। ठीक है, और इसका ऑनसेट हम यही देखते हैं कि एडोलेसेंट और अर्ली एडल्टहुड होता है और ये स्टेबल होते हैं कि ये नहीं है कि पीरियोडिक होगा, टेम्प्रेरी होगा, थ्रू आउट द लाइफ टाइम या थ्रू आउट दैट पीरियड वो स्टेबल होते जाएंगे और विद द पैसेज ऑफ द टाइम वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होते जाएंगे, ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग होते जाएंगे। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें कि जो वाले डिसऑर्डर जिनको हम बिफोर या अंडर 18 जो है वो डायग्नोज करते हैं तो उसके लिए ये क्राइटेरिया है कि उसके जो सिम्टम्स हैं वो एटलीस्ट 1 ईयर के लिए इंडिविजुअल में प्रेजेंट होने चाहिए। फिर एक DSM-5 TR हमें ये भी एक्सेप्शन देता है कि जो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उसको हम डायग्नोज कर सकते हैं बिफोर द एज ऑफ 18 और इसके लिए एविडेंस रिसर्चेस ने एविडेंस भी दिए हैं कि हम उसको एट द एज ऑफ 18 या अराउंड 15 सॉरी हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं। क्राइटेरियन ई जो है वो हमें यही बताता है कि द एंड्योरिंग पैटर्न इज नॉट बेटर एक्सप्लेन आर एज इन मैनिफेस्टेशन एज द कंसिक्वेंसेज ऑफ द अनदर मेंटल डिसऑर्डर या कंडीशन। सिंपली ये है कि जो हमारे पास इंडिविजुअल के जो सिम्टम्स है, जो पैटर्न्स है बिहेवियर के, इमोशंस के, कॉग्निशन के, वो कोई भी और जो है वो मेंटल कंडीशन या कोई भी मेडिकल कंडीशन नहीं उसको डिफ़ाइन कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर इंडिविजुअल को डिप्रेशन है, एनजाइटी है, तो हम उसको नहीं कह सकते कि हाँ किसी तरीके से पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। हम फिर देखते हैं DSM-5 को यूज़ करके हम प्रॉपर डायग्नोसिस देते हैं। उसके लिए हमें डिटेल जो है वो केस रिपोर्ट तैयार करनी होती है, हिस्ट्री लेनी होती है, पेरेंट्स से, इंडिविजुअल से टेस्ट अप्लाई करने होते हैं। उसके बाद ही जाकर हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं डायग्नोज के हाँ ये जो इसके सिम्टम्स हैं वो हमारे पास पर्सनालिटी के नहीं या डिप्रेशन के हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर डिप्रेशन के हैं तो हम उसको पर्सनालिटी डायग्नोज नहीं कर सकते। तो इसी वजह से अगर हम जब उसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर का दे रहे हैं कि इस इंडिविजुअल को ये वाला पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, तो हमें मेक श्योर करना होगा कि उसके जो सिम्टम्स हैं वो एक्सप्लेन नहीं हो रहे हो किसी और मेंटल डिसऑर्डर से। फिर अगर हम क्राइटेरियन एफ की बात करें तो वो हमें ये बताता है कि द एंड्योरिंग पैटर्न इज़ नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अनदर एनी सब्सटेंस लाइक कैन बी ड्रग है, मेडिकेशन है, या मेडिकल कंडीशन है। कोई भी ड्रग यूज़ है, सब्सटेंस यूज़ है या कोई भी अदर मेडिकल कंडीशन है उसको हम रूल आउट करेंगे अगर उसके सिम्टम्स उनकी वजह से होंगे तो तब हम उसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं डायग्नोज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कंडीशन में ऐसा होता है कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हेड इंजरी हो जाती है, उसकी वजह से इंडिविजुअल के जो ट्रेड्स है या पर्सनालिटी है, बिहेवियर्स है, थिंकिंग है, उसमें चेंज आ जाता है। तो हमें जो डिटेल हम हिस्ट्री लेते हैं हमें उनसे यही पता करवाना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम रूल आउट करें कि कभी इंडिविजुअल को लाइफ में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ हो या कोई ओवरडोज ना किया हो। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट जो है वो ड्रग लेके आ रहा है और वो जो है वो डिप्रेसिव सिम्टम शो कर रहा है, ठीक है, डिप्रेशन उसका हम रूल आउट करते हैं लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वो मेडिकेशन की वजह से है। वहाँ हम उसको फिर डिप्रेशन के साथ साथ कोई भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर का लेबल लगा के या टैग लगा के हम बता देते हैं कि हाँ इस इंडिविजुअल को डिप्रेशन भी अलॉन्ग विद दिस वन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। तो कुछ दिनों के बाद अगर विड्रॉल सिम्टम ख़त्म भी हो जाते हैं तब हमें पता चलता है कि नहीं इंडिविजुअल को तो कोई भी डिसऑर्डर नहीं है लेकिन वो सब्सटेंस के जो साइड इफ़ेक्ट थे वो थे या कोई भी मेडिकल कंडीशन है उसकी वजह से है।
तो ये सारी चीज़ें हमें डिटेल हिस्ट्री में बहुत ही थॉरोली उनको जो है वो उनके साथ डिस्कस करना होता है और हमें हिस्ट्री लेनी होती है। आई थिंक आपको अभी तक जो हमने पढ़ा है वो क्लियर समझ आ गई हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता या आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज जो है वो उधर पूछ सकते हैं। थैंक यू।